हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, ये आपके मैथ पेडागोजी से आपके 20 क्वेश्चन है। आप इन्हें करके देखना और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऐसी कौन सा गणित की प्रकृति यानी कह सकते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित नहीं है। इसमें से बताना है गणित की प्रकृति संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन, गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, बिल्कुल सही है। गणित की अपनी एक भाषा होती है, बिल्कुल सिंबॉलिक भाषा होती है। इज ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस, ये क्या है? एक अपनी एक भाषा है गणित की। गणित में सामान्य अनुमान, ये क्या लिखा है, इसे जनरलाइजेशन बोलते हैं, यानी सामान्यीकरण क्षेत्र व्यापक होता है। आपने देखा होगा रीट 2018 में ये पूछा था कि सुनना स्टेटमेंट ये था, उसमें आया था कि जो गणित है उसका सामान्यीकरण का जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है, जबकि संकुचित नहीं होता। कैसा होता है? व्यापक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कथन बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं गणित जगत जन्य विषय नहीं है, यानी कह सकते हैं ये केवल भारत में ही चलता है गणित, विदेशों में नहीं चलता। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि गणित है वो क्या है, यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है। आप यहाँ पे पढ़ो या विदेश में हो, एक ही बात है। ठीक है। तो इसका हमें राइट आंसर लगाना था कि नहीं है वो कथन, वो होगा 4 नंबर। तो करेक्ट आंसर 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देख। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, इसे बोलते हैं एनसीएफ, नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क 2005 के द्वारा सुझावित गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या था, ये बताना है। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का मुख्य उद्देश्य बताओ क्या है। तो इसका उद्देश्य देखते हैं। पहला ऑप्शन, गणितीयकरण के लिए बालकों की योग्यता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन था अंकगणित क्षमता का बालकों में विकास करना। बीजगणित समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करना। ज्यामितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास करना। ये सभी विकास करने से संबंधित हैं, ये बात सही भी है, होना भी चाहिए। लेकिन जो एनसीएफ स्पेशल कहता है कि गणितीयकरण करो बच्चों का, यानी बालकों की योग्यता का गणितीयकरण करो, यानी उन्हें उनके जीवन से जोड़ के जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित आप गणित पढ़ाओ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो निगमन विधि में के सिद्धांत नियम रटा रहे हो, तो वो सिस्टम नहीं होने, दैनिक चीज़ों से जोड़ के पढ़ाओ। तो गणितीकरण करो बच्चों का। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये परिभाषा बहुत पूछी हुई है। रीट, अगर आपने ध्यान से देखा है तो रीट 2018 में ये स्टेटमेंट पूछा था। और देखो वो तरीका क्या था पूछने का, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि की संपन्नता से संबंधित कथन किसके द्वारा कहा गया था। जैसे नेपोलियन, डटन, लेबनिज, प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। ठीक है। ये परिभाषा अब दूसरे स्तर से पूछी थी वहाँ पे कि ये आध्यात्मिक गणित है या सामाजिक मूल्यांकन के लिए या सामाजिक समृद्धि के लिए। आध्यात्मिक हो गया और सामाजिक हो गया, दो ऑप्शन खुद और बना लो। तो उसमें यही स्टेटमेंट था, ऑप्शन ये थे, तो उसमें सामाजिक समृद्धि राइट आंसर माना था। ठीक है। तो पूछने का तरीका ऑप्शन रखती है अलग, क्वेश्चन यही था। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का अर्थ क्या है। यानी मौखिक कार्य का गणित के अकॉर्डिंग आप सोचते हो तो क्या समझते हो मौखिक कार्य? उच्चारण के साथ कार्य करना, तो ये तो हिंदी और संस्कृत में चलता है। ठीक है। यानी अनुवाचन द्वारा पहाड़ी याद करवाना, ये भी उसी में चलता है, हिंदी और संस्कृत में ज़्यादातर है। और बिना कागज पेंसिल के प्रश्नों को हल करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। और देखो 4 नंबर ऑप्शन है, बिना लिखे हलों को याद करना। तो याद करने से मौखिक कार्य नहीं हो रहा है। यानी या तो आप अंडरस्टैंड पठित्व ग्रहण बोलते हैं संस्कृत में, तो वो मौन वाचन कर रहे हो आप। तो इनसे तो संबंध ही नहीं है कोई। 1, 2 और 4 नंबर ऑप्शन थे। केवल 3 नंबर ऑप्शन पॉजिटिव है और वो मौखिक कार्य के लिए सही भी बैठ रहा है कि बिना कागज पेंसिल के प्रश्नों को हल करना, यानी ये आपका मौखिक कार्य हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गणित क्लब में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। गणित शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? जैसे अध्यक्ष होना चाहिए, वो सचिव होना चाहिए, परामर्श दाता होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, वो एक काउंसलर होना चाहिए, यानी परामर्श दाता बेस्ट ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बना है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षक विधि का लक्ष्य विद्यार्थी की सहायता से सामान्यीकरण करवाना है। यानी सामान्यीकरण करवाना है, तो यानी ज्ञान की संरचना करवानी है। तो ज्ञान की संरचना किस विधि के आधार पर कर सकते हैं? जैसे इंडक्टिव मेथड के द्वारा, लेक्चर मेथड के द्वारा, या जनरल मेथड के द्वारा, या आप सिंथेसिस या सिंथेटिकल मेथड के द्वारा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंडक्टिव, यानी जो आपकी इंडक्टिव मेथड है उसी के द्वारा होगा, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। ठीक है। फिर उसका उदाहरण के बाद क्या होता है,
फिर उसका नियमीकरण किया जाता है, ठीक है। अब नियमीकरण के बाद क्या होता है, सामान्यीकरण होता है, फिर लास्ट में जाके सूत्र स्थापित कर दिए जाते हैं, या हम ऐसे के बोल सकते हैं सत्यापन किया जाता है। सूत्र तो निगमन में हो जाएंगे, सत्यापन किया जाएगा लास्ट में जाके, ठीक है। तो इसके चारों स्टेप होते हैं, तो उसमें ये सामान्यीकरण पूछा था, तो वो क्या होगा, एक आगमनात्मक विधि का एक कह सकते हैं पद है ये, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है, सामान्यीकरण बच्चे के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 137 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कच्चा कच्च के लिए सहयोगात्मक आकलन की विशेषता नहीं है। आपको बताना है सहयोगात्मक आकलन की विशेषता कौन सी नहीं होगी। जैसे कि हम पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी की योग्यता क्षमता आवश्यक आवश्यक पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा ऑप्शन है आकलन एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को आकलन का निष्क्रिय पाने वाले के रूप में देखना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो आप एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, ये कह रहा है कि समावेशी कच्चा कच्ची के लिए जो सहयोगात्मक आकलन है कि उसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। उसकी देखो ये पहला ऑप्शन उसकी विशेषता है, किसकी, सहयोगात्मक आकलन की। 2 नंबर भी इसकी विशेषता है, 4 नंबर भी इसकी विशेषता है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन है ये इसकी विशेषता नहीं है। क्यों, विद्यार्थियों को आकलन का निष्क्रिय पाने वाले के रूप में देखना चाहिए, जबकि ये नेगेटिव बात है, तो इसे राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। आपका ये क्वेश्चन अच्छा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई गई जो फोकस समूह की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कक्षा जिसमें सामान्य के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे भी हों, विद्यार्थी की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इनकी देखो फैक्चुअल के तौर पे आप याद रख सकते हो, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन है, यानी 20 अधिकतम बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, जिनमें आपके जो कह सकते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले और सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे, या कह सकते हैं सामान्य बच्चे और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की क्लास हो सकती है, 20 अधिकतम हो सकते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको फैक्चुअल है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, वो क्या बना है देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कच्चा कच्च उद्देश्यों के व्यवहारगत पदों में परिवर्तन को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखो एक आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इंग्लिश देख लेना एक बार। ये कह रहा है कि देखो यहाँ से देख लो कि विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग चेंज इन द बिहेवियर टर्म इन द क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कच्चा कच्चे के जो उद्देश्य होते हैं उनके द्वारा व्यवहारगत जो परिवर्तन होता है उसका प्रतिनिधित्व कौन नहीं कर सकता है। यानी जो व्यवहारगत परिवर्तन कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट्स यानी उद्देश्य, वो एक तरफ कर लो, और जो नहीं कर सकते वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। जैसे प्रत्यय स्मरण के द्वारा आपका व्यवहारगत परिवर्तन हो जाता है, पहचान के द्वारा भी हो जाता है और गणनाओं के द्वारा, लेकिन अब वो यानी अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देख, आपका अगला क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका किया था H.E. ये हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, तो इन्होंने किया था, ठीक है। तो फैक्चुअल के तौर पे इसे याद रख लेना। और बाकी किलपैट्रिक ने तो प्रायोजना विधि किया था, बर्ट्रैंड रसेल ने परिभाषा दी थी गणित के बारे में, ठीक है। और आपके फ्रॉबल तो है ही, जो खेल विधि के संबंधित है, यानी बच्चों को खेल के द्वारा सिखाना चाहिए। इन्होंने बाल उद्यान विधि, इसे ही बोलते हैं बाल उद्यान इन्होंने दी थी, कि इन्होंने फ्रॉबल ने ही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसका मैं चित्र दिखाऊंगा, ये क्या चीज़ होती है। निम्नलिखित में से जियोजेब्रा है, यानी आपको ये पूछा है, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन एक आध कि उसमें कुछ अजीब सा है। ये जियोजेब्रा है, ये आपके एक गणित की शाखा है, गणित पढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ये गणित का एक शिक्षक है या एक शिक्षक प्रतिभान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि देखो आप समझने की कोशिश करना, ये गणित पढ़ाने का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें आपको देखो ज्यामिति पढ़ाई जाती है, और क्या पढ़ा सकते हैं आपको, इसके अलावा ज्यामिति का जैसे बीजगणित संबंधित पढ़ा सकते हैं आपको। इसके अंदर एक कैलकुलेट से यानी जो भी संख्याओं संबंधी कुछ चीज़ें होती हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। कह सकते हैं ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं, किसके, आपके जियोजेब्रा के। और इसमें इंटरेक्टिव पढ़ाया जाता है, यानी कह सकते हैं क्रियाशील रहता है बच्चा इसमें, ठीक है। और इसके अलावा इसकी खोज की थी वो मार्कस ने की थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। मार्कस इसे वाटर बोलते हैं, वाटर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ नहीं पूछी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। देखो मैं आपको इसका चित्र बताऊं तो ये है,
जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने नेट से ही लिया है। ये होता है आपका कह सकते हैं ये कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर आधारित ही होता है। तो ये होता है आपका जियोजेब्रा, ठीक है। इसके अंदर जो भी आकृति बन रही है या बीजगणित संबंधी हो सकता है या ज्यामिति संबंधी, तो ये होता है आपका क्या, जियोजेब्रा, ठीक है। तो आपने देख लिया है, ये होता है आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में से सॉरी गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। आपको बताना है कि मान लीजिए आप इसमें से ऐसे उल्टा चीज़ कीजिए, यानी उल्टा इस क्वेश्चन को समझिए कि गणित में पिछड़ने का कारण क्या है, ऐसा समझो। पिछड़ने के कारण जितने भी होंगे वो ठीक है, अगर जिनमें नहीं वो सटीक बैठ रहा है तो वो उस नहीं में आएगा, ठीक है। ऐसा सोच सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सोच सकते हो कौन सा कारण नहीं है। शारीरिक विकलांगता, या आपकी मानसिक विकलांगता, या आपकी भावनात्मक असंयोजन, या गरीबी। तो हम देखने से मालूम पड़ रहा है जो गरीबी है, वो गरीबी आपका गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकती। ये हो सकती है जैसे शारीरिक विकलांगता, कोई शारीरिक विकलांग होता है तो वो कहते हैं ना कि अतिकल्पना, फंटाइसी चीज़ ज़्यादा देखता है, ठीक है। और मानसिक रूप से भी हो सकता है, भावनात्मक रूप से भी हो सकता है। तो यार लेकिन गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पिछड़ेपन का तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सामग्री का प्रमुख कार्य है। यानी आपको बताना है टीचिंग एड का प्रमुख कार्य क्या है यहाँ पे फंक्शन। तो मेन फंक्शन है इसका ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करना, ध्यान आकर्षित करना, समय और ऊर्जा बचाना है, समस्या को हल करना। सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करना, यही होता है टीचिंग एड्स का। जो भी हम सहायक सामग्री यूज करते हैं उसका यही सेंस निकल के आता है, यानी ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम उपयोग करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से प्रभावपूर्ण ढंग से गणित पढ़ाने के लिए कम खर्च और स्वयं द्वारा आसपास के वातावरण से बनाए गए उपकरणों को कहेंगे आप। तो देखो, कम खर्च स्वयं द्वारा आसपास के वातावरण से बनाए गए उपकरणों को कहेंगे जैसे आशु रचित शिक्षक सामग्री, सुधरी हुई शिक्षक सामग्री, निदानात्मक शिक्षक सामग्री, या उपचारात्मक शिक्षक सामग्री। तो हम कहेंगे से आशु रचित शिक्षक सामग्री होती है, वही खुद के द्वारा बनाई जाती है, कम पैसे में और वातावरण के बनाए द्वारा होती है, यानी अपने आसपास के वातावरण से संबंधित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनोगत्यात्मक, यानी इसे हम इंग्लिश में बोले तो साइकोमोटर, ठीक है, क्षेत्र के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। आपको बताना है जो साइकोमोटर है जिसमें आपके गत्यात्मक कार्य हो रहा है तो कौन से में हो रहा है, ठीक है। लाभ के सूत्र का व्युत्पन्न करना, ये आपका ज्ञानात्मक से संबंधित हो जाएगा। चतुर्भुज की रचना करना, इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अगला चलते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण को सिद्ध करना, तो ये भी आपका ज्ञानात्मक से संबंधित हो जाएगा। बीजगणित व्यंजक का गुणनखंड करना, ये भी आपका ज्ञानात्मक से संबंधित हो जाएगा। एक बचता है चतुर्भुज की रचना, ये आपका हो जाएगा साइकोमोटर, यानी गत्यात्मक, मनोगत्यात्मक से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा डिस्कैलकुलिया का निदान संभव नहीं है, ठीक है। तो निदान संभव नहीं है तो देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, ठीक है, दैनिक अवलोकन के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, और शारीरिक परीक्षण के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शारीरिक परीक्षण के द्वारा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो जो संभव नहीं है इस चीज़ को काट दो। अब देखो डिस्कैलकुलिया होता क्या है, इस चीज़ को हटा दो। अब आपको मालूम पड़ जाएगा डिस्कैलकुलिया क्या है, और इनमें से अफरे इसमें आप नहीं लगा लो लास्ट में, ऐसे करोगे तो जल्दी यह हो जाएगा ये। और अगर डायरेक्ट लगा सकते तो और भी अच्छा था। इसमें शारीरिक परीक्षण एकमात्र था जिसमें डिस्कैलकुलिया का निदान संभव नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, फिर भी देख लो आप एक बार कि निम्नलिखित में से शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु सही क्रम क्या है। यानी आपको ये बताना है कि इसमें से मूल्यांकन प्रक्रिया कौन सी ठीक रहेगी, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यानी ये कह रहा है कि पहले तो शिक्षक है, इनमें से फिर उपलब्धि परीक्षण है, और फिर आपका निदानात्मक, फिर उपचारात्मक। इनका क्रम बताना है किस क्रम में सही ये हो है, यानी किस क्रम में ये सही है ये बताना है। तो हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो आप पहले देखो शुरुआत में क्या होता है, शिक्षक होता है, यानी जो भी टीचिंग होती है, पहले कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है, पढ़ाने के बाद उसके उपलब्धि परीक्षण लिया जाता है। यानी उपलब्धि परीक्षण इसलिए लिया जाता है कि कौन सा बालक होशियार है, कौन सा कमज़ोर है, किस विषय में कमज़ोर है, तो वो चीज़ें बाद में निकल के आती हैं जब परीक्षण हो जाता है। तो परीक्षण के बाद अब मालूम पड़ा आपको इतने इतने बच्चे कमज़ोर हैं, तो उनका जो परीक्षण हुआ था आपका, तो उससे तो आपको ये मालूम पड़ा कि इतने बच्चे होशियार हैं, तो इतने थोड़े लो कह सकते हैं कंडीशन है उनकी होशियार में। तो कह सकते हैं कि
कहने का मतलब मेरा ये है कि उनकी अब कमियों को ढूंढा जाता है, वो भी निदानात्मक परीक्षण से। तो तीसरे नंबर पर आ जाएगा निदानात्मक परीक्षण, कि वो किस किस सब्जेक्ट में कमजोर है और क्यों है। फिर उसके बाद उसका किया जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। ये शिक्षक लिख रहा है, शिक्षण होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण होगा, ठीक है। तो ये क्रम होगा, तो ये क्रम पहले में ही है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या क्या बोला था। पहले में क्या होगा, पहले में होगा, इसे शिक्षक गलत लगा है, ये टीचिंग होगा, ठीक है। और टीचिंग इंग्लिश में दे रखा है तो शिक्षण होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें शिक्षक दे रखा है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो शिक्षण आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा उपलब्धि परीक्षण, फिर उसके बाद आएगा निदानात्मक परीक्षण, फिर उसके बाद आएगा उपचारात्मक शिक्षण। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसे आप फैक्चुअल के तौर पे याद रख सकते हो। क्रिक के अनुसार धीमी गति से सीखने वाले की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो वैसे तो देखा जाए टर्मन का ही पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिक का पूछा है, तो आपको फैक्चुअल के तौर पे याद रख लेना। ये आपका 75 से 90 वाले होते हैं, वो एक कह सकते हैं क्रिक के अनुसार धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं। टर्मन भी यही बात कहता है, वो कहते हैं 80 से 90 वाले मंद बुद्धि बालक होते हैं, या कम सीखने वाले होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त, या सॉरी उपयुक्त, उपयोग के रूप में किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन कुछ ध्यान से समझने का। प्रतिभाशाली बालकों का गणित की कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। देखो, मॉनिटर या कक्षा नायक के रूप में, कक्षा पढ़ाने में, कक्षा गतिविधि में संसाधन के रूप में, अन्य भाषा के कॉपी की चेकिंग करने में। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका प्रतिभाशाली बालक है, तो उसको कक्षा गतिविधि में संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नांकित में से कौन सा एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सही क्रम है। जैसे ऑप्शन दे रखा है, पहला ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र तैयार करना, और 3 नंबर ऑप्शन है प्रश्न पत्र का प्रशासन करना, और आपका 4 नंबर है पद विश्लेषण करना। आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और क्रम बताना कौन से में सही है। तो देखो मैं बताऊँ क्या होगा क्रम। पहले आएगा प्रश्न पत्र का निर्माण या तैयार करना। तो देखो बी नंबर ऑप्शन किस किस में है, एक इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, तो फिर इसमें ए भी है और इसमें भी है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा पद एनालिसिस, यानी कह सकते हैं पद को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आप कह सकते हो, इसमें दे रखी होगी आइटम, ठीक है, आइटम एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आइटम एनालिसिस। तो अब देख लो, ये क्रम तो सही था, यहाँ तक तो हम सभी सही आ रहे थे। उसके बाद पद विश्लेषण होगा, तो पद विश्लेषण का मतलब होगा ये यहाँ पे आ जाएगा डी, यानी 3 नंबर पे। अगला फिर स्टेप बचता है, वो हो जाएगा आपका सी, जो आपका ये दे रखा है प्रश्न पत्र प्रशासन करना, ठीक है। तो इसका ये क्रम राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये क्रम पूछे भी जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस आप देखते हो रीट में, तो ये आपके 2018 में और हिंदी में पूछा है कि मतलब कि ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। तो वहाँ पे शिक्षक निर्मित सामग्री आंसर माना था, कि शिक्षक निर्मित सामग्री उसमें उपयोग नहीं मानी जाती, किसमें, ब्लूप्रिंट में, ठीक है। तो वहाँ पे देख सकते हो इसी से क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी आपके जो 20 क्वेश्चन हैं आपने खुद से किए हैं, कितने मार्क्स बनने हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।